हेलो दोस्तों, हम लोग जो है पूरी कोशिश में थे कि आपको 100% करेक्ट आंसर बताएं, लेकिन 2 दिन बहुत ढूंढने के बाद, डिस्कशन के बाद भी अभी भी एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका एग्जैक्ट जो आंसर बता पाना मुश्किल है। उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि संथाल परगना में कौन सी ट्राइब पाई जाती है। 2 लोग हैं, दोनों लोगों ने जो है इस बार इंटरव्यू अपीयर किया है। मैंने दोनों को ये क्वेश्चन फॉरवर्ड किया, एक ने बी बताया, एक ने सी बताया। ठीक है, वैसे ही जो है झारखंड ने कब सीएसआर पॉलिसी को लॉन्च किया है, तो देखिए झारखंड की अपनी पॉलिसी जो है 2021 में आई, भारत सरकार ने जो है 2013 में बनाया। अब जितने भी स्टेट हैं उसने इम्प्लीमेंट किया है 2014 में, लेकिन 2014 तो है नहीं, 2015 दिया हुआ है। तो एक चीज़ वो क्वेश्चन एक वो है, और भी 2 क्वेश्चन है जिसका एग्जैक्ट जो है कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। बाकी मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि 95 से 96% जो है हमने सही आंसर तैयार करा है। जेपीएससी का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है 11 to 13 जेपीएससी से काफ़ी अप हो रहा है। लास्ट ईयर हमने देखा ही कि कैसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको एनसीईआरटी से आए, कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आए, जो ऑप्शन रहे वो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहे। ठीक उसी तरह जो फर्स्ट ऑफिसर में क्वेश्चन आए हैं, बहुत से क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं, कंसेप्ट बेस्ड है, ऑप्शन को काफ़ी कंफ्यूज किया गया है। जो टफ क्वेश्चन है वो इतना टफ क्वेश्चन है कि फिर आपको समझ ही नहीं आया कि वहाँ पे क्या करें। ठीक है, इसलिए मैंने जो टफ क्वेश्चन में देखिए अटेम्प्ट कितना होना चाहिए उसको कम ही रखा है। ठीक है, और ये एसटी कैटेगरी के लिए है, और ये बाकी आपका जो यूआर है, BC1 BC2 EWS वो सब के लिए है। ठीक है, पॉलिटी में 8 क्वेश्चन अगर हम बात करें तो जनरली देखिए हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो आर्टिकल उतने अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, और वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए पॉलिटी का टफनेस वहाँ से 8 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में भी कुछ क्वेश्चन है जो टफ है, 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के रख लीजिए। इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन हैं। झारखंड के भी जो क्वेश्चन आए हैं कुछ दिमाग हिलाने वाले क्वेश्चन हैं, जैसे एक मैंने बताया संथाल परगना की जनजाति वाला हो गया, फिर आपका जो है आपका एक जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर वाला हो गया क्वेश्चन। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हैं जो काफ़ी बढ़िया पूछे गए हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे तो बहुत इजी है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत दमदार हैं। जैसे जो आपका डिप्रेस क्लास वाला कॉमन अवार्ड वाला क्वेश्चन है, उसमें मैक्सिमम लोगों ने क्या टिक कर दिया है, मैक्सिमम लोगों ने जो है वो टिक कर दिया है आपका वो डिप्रेस क्लास के लिए, लेकिन उसमें माइनॉरिटीज़ भी होगा। उसके अलावा जो जाट सवाल वाला क्वेश्चन है मनसबदारी, जिसने ठीक से नहीं पढ़ा उसको करने के लिए उसमें डिफ़िकल्टी आएगी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं। फिर आपका जो है तिलक साहब का स्वराज का कंसेप्ट जो है वो क्वेश्चन हो गया। करंट के 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक 2023 से, एक 2024 से है। साइंस में एक क्वेश्चन रख लीजिए, रदरफोर्ड वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है, प्रोटॉन होगा कि न्यूक्लियस होगा, तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है कि जो पाइन फर है, उसमें तो मैक्सिमम कोचिंग ने जो है गलत आंसर दिया हुआ है। तो आइए अब हम लोग सब चीज़ वो देखेंगे। और यहाँ पे देखिए जो इजी क्वेश्चन है वो मेरे हिसाब से, हमारी टीम के हिसाब से 85 है, और इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने चाहिए। तो बाकी कैटेगरी के लिए मतलब 80 के अराउंड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि जो BC2 है, BC1 है वो या EWS है, वो जो UR कट ऑफ है उससे ज़्यादा पीछे रहते हैं। मतलब जेपीएससी के मेन मतलब जो 11 to 13 जेपीएससी देखिए या 7 to 10 जेपीएससी देखिए, जो UR का कट ऑफ रहता है एक मतलब वो कॉमन कट ऑफ के अराउंड ही मतलब सबका कट ऑफ रहता है। तो मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये BC1 BC2 EWS और आपका जो है UR सबके लिए, और ये जो है आपका एसटी कैटेगरी हो गया। एससी के लिए तो बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मोटा मोटी इसके अराउंड में रखिएगा। ठीक है, तो इजी में 85 में 80 क्वेश्चन, बाकी सब मैंने बताया उसकी कैटेगरी के लिए, और 70 क्वेश्चन एसटी कैटेगरी के लिए। जो मॉडरेट क्वेश्चन है 32 ऐसे हैं। ठीक है, उसमें से 12 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और इधर 10 क्वेश्चन के आसपास। और जो टफ क्वेश्चन मैंने बताया ही ऐसा टफ क्वेश्चन है कि फिर वहाँ पे कुछ भी करना नामुमकिन जैसा है, तो मैंने 5 क्वेश्चन दोनों के लिए रखा है। तो यहाँ पे आपको 97 और यहाँ पे आपका 85, एसटी के लिए 85 के अराउंड में, और जो अनरिजर्व्ड है 97, और इसी के अराउंड में जो है आपका BC1 BC2 EWS
ठीक है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत है, BC1 BC2 EWS में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है UR के साथ। तो मतलब ना समझ सकते हैं आप, उसके अराउंड में ही मतलब रहता है कट ऑफ। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कट ऑफ डिस्कशन करने के बाद। और देखिए, जो लोग नए हैं ना, परेशान नहीं होना है। स्टार्टिंग में हम लोग के साथ भी ये बहुत प्रॉब्लम रहता था कि एग्ज़ाम दे रहे हैं और 200 में मान के चलिए वही 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन ऐसा सही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन है ना। डार्विन साहब ने क्या कहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बेस्ट है वो सर्वाइव करेगा। आप 2 महीना जम के मेहनत किए हैं, आपको 70-75 आ रहा है, ठीक है, या 80 के आसपास भी मान लीजिए आ रहा है, तो आपको लगता नहीं है कि जो लोग 2 साल से मेहनत कर रहे हैं या पहले से लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी तो कब आ गई थी 2024 में, और जो लोग पहले पुराने हैं उनको पता है कि यहाँ पे वैकेंसी जल्दी आती नहीं है। मतलब एक बार को आपको ऊपर वाले से मुलाकात हो सकती है, लेकिन झारखंड में एग्ज़ाम हो जाए वो बहुत कम होता है। तो एक तबका जो है हमेशा पढ़ाई करते रहता है, तो इसीलिए परेशान होने का बात नहीं है जो लोग नए हैं। इसी बार देखिए 2013 JPSC में बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 2010 JPSC में रिजल्ट नहीं आया था PT में, इस बार उनका इंटरव्यू अच्छा गया है, वो लोग फाइनल करेंगे। तो जिनका भी बढ़िया नहीं हुआ है, इसके आसपास नहीं है, मत परेशान होइए, ठीक है। अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, बस यही कहना चाहूँगा। आप कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन वही है कि कंपटीशन में अभी आप जुम्मा आए हैं, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। और होपफुली जब आप अगला एग्ज़ाम अपना देंगे तो उसमें आपका परफॉर्मेंस जो है वो बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन भाई बहुत स्टिफ है। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट मतलब हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन का हिसाब किताब अलग होता है। और मैंने आपको कहा ही कि जो डार्विन का नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वो आपको फुलफ़िल करना ही रहता है, ठीक है। इसलिए कंटिन्यूअस स्टडी करना बहुत ज़रूरी रहता है, और हर सब्जेक्ट में धीरे धीरे कमांड करना बहुत ज़रूरी रहता है। NCERT किताब को अच्छे से करना बहुत ज़रूरी रहता है। आप देख ही रहे हैं कि कैसे अब जो स्टेट PCS हैं, फिर चाहे वो बिहार हो, UP तो पहले से किया हुआ है, बिहार भी लंबे समय तक फैक्चुअल पूछता था, फिर जो है पिछले 4 साल से जो है बिहार भी आ गया NCERT पे, और अब लास्ट 2 टाइम से जो है JPSC भी जो है NCERT की तरफ रुक कर अपना कर लिया है। तो आपको करना बहुत ज़रूरी है। और मैं जो आपको ये बता रहा हूँ, ये मेरे आंसर की से, ये नहीं कि आप जो है 3-4 अलग अलग जगह से आंसर मिला लिए और तब आप ऐसा कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने कोशिश की है कि 95 से 96% जो है आपको आंसर सही प्रोवाइड करें, है ना। क्योंकि 3-4 क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया, बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत डिस्कशन करने के बाद भी। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है ये 5 ईयर प्लान पे है कि कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान जो है इंडिया में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। भारत में जो अवधारणा पंचवर्षीय योजना की किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और जो नए लोग हैं उनको यहाँ पे दिक्कत आई होगी कि ये सेकंड 5 ईयर प्लान में आया था कि 1948 में आया था, लेकिन सही जवाब क्या हो जाएगा, सेकंड 5 ईयर प्लान। और अगर पूछ लिया जाता कि आपको जो है पंचवर्षीय योजना कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो ये सोवियत संघ से लिया गया है, USSR से। 1929 में जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था तो पूरे अर्थव्यवस्था हर जगह की डाउन हो गई थी, लेकिन मात्र सोवियत संघ है जिसका उस समय सेकंड 5 ईयर प्लान चल रहा था, लेकिन उसका अर्थव्यवस्था जो है अप था। तो बहुत से देश उससे प्रभावित थे, और उनका जो ये कम्युनिज्म वाला मॉडल रहा, हालांकि भारत ने सेम वैसा ही मॉडल नहीं अपनाया, मिक्स सोशलिज्म हम लोगों ने अपनाया, तो इस वजह से वहाँ से बोरो किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको एलिमिनेट करने आता है तो इजी क्वेश्चन है, नहीं एलिमिनेट करने आता है तो आपके लिए ये भी एक टफ क्वेश्चन कहलाएगा। इसमें एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी यानी कि अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता पूछी गई है। तो देखिए, लो पर कैपिटा इनकम, बिल्कुल प्रति व्यक्ति आय वहाँ पे कम होती है, पूंजी निर्माण कम होता है, यानी 1 और 2 तो होना ही होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन एक ही है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। अब देखिए, लो डिपेंडेंसी मतलब जो
बुजुर्ग लोग हैं उनकी संख्या कम है, जो बच्चे हैं उनकी संख्या कम है। तो ये कहाँ होता है? ये विकसित देशों में होता है कि बच्चों की संख्या कम होती है, बुजुर्ग की संख्या कम होती है। वर्किंग फोर्स, या चौथा पॉइंट देखिए, वर्किंग फोर्स जो है वो टर्शरी सेक्टर, हम लोग के यहाँ क्या है कि अभी भी 48% के अराउंड जो वर्क फोर्स है वो कहाँ लगा हुआ है? कृषि में लगा हुआ है। एलिमिनेशन भी दोस्तों बहुत अच्छा टेक्निक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन है कि कौन से देश के कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा पल्सेस, तो मध्य प्रदेश है, 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 ईयर प्लान दोस्तों, इवन दो 2017 में पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई, उसमें कुछ कमियां थी। टॉप टू बॉटम अप्रोच में जो है ग्राउंड लेवल पे काम उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा था, लेकिन देश के विकास में पंचवर्षीय योजना का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। इसलिए हमेशा वहाँ से क्वेश्चन पूछता ही रहता है और आपको उसको बढ़िया से करना ही करना रहता है। तो रोलिंग प्लान से क्वेश्चन पूछा गया है, ये रेलवे एसएससी बाकी में ना जाने कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो ये जो है मोरारजी देसाई के समय पे आया था 1978 से 80। पंचवर्षीय योजना में 3 बार ब्रेक लिया गया। स्टार्टिंग में जो है 1962 में चाइना के साथ युद्ध हो गया, उसके बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया और देश का जो फूड सिक्योरिटी है वो स्टार्टिंग से गड़बड़ चल रहा था। तो उस समय पहली बार ब्रेक लिया गया, प्लान हॉलिडे योजना अवकाश, उसके बाद अभी हो गया रोलिंग प्लान, और फिर जब भुगतान संतुलन का दिक्कत आया 1990 से 92 में तब हुआ। मतलब 3 बार ऐसा हुआ आपका 1966 से 69, उसके बाद 1978 से 80 और फिर 1990 से 1992, 3 बार ब्रेक लिया गया। तो पहला बार को क्या बोला गया? प्लान हॉलिडे योजना अवकाश। उसके बाद 78 से 80 को रोलिंग प्लान, और ये जो है आपका प्लान हॉलिडे। क्वेश्चन नंबर 6, जो ग्रोथ रेट है, आप देखिए ठीक से उससे जुड़ा क्वेश्चन पूछा है कि जो कृषि का उत्पादन है वो निगेटिव कब हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3rd 5 ईयर प्लान में, ठीक है, देखिए ऐसा नहीं था ना कि भारत में पहले फूड का जो है संकट था। पहले भारत जो है सोने की चिड़िया थी। अगर 1757 का बात करें तो विश्व में अगर 100 चीज़ बनता था तो उसमें से 25% जो है वो भारत में बनता था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने की वजह से देश जो है वो खोखला हो गया। जो उनका ड्रेन ऑफ वेल्थ का पॉलिसी चला, साथ ही साथ उन्होंने जो अपना जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम है, भू राजस्व व्यवस्था यहाँ पे लागू किया, उसकी वजह से जो है भारत देश हमारा जो है वो बर्बाद हो गया। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं था। और जो उनका जमींदारी सिस्टम रहा उसके चलते 7% आज़ादी के समय 7% जमींदार के पास जो है 60% ज़मीन हो गई। इसलिए मतलब फूड सिक्योरिटी का इशू यहाँ पे हो गया था। तो ये 3rd 5 ईयर प्लान में जो है दोस्तों ये चीज़ हुआ। 5 ईयर प्लान दोस्तों आपको बहुत अच्छे से देखना है, समझना है, और आपको क्लास 11 NCERT जो इकोनॉमिक्स की है बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है उसमें ये सब चीज़ डील किया गया है। गडगिल फार्मूला जो है अगेन अभी तक जितने हमने क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें से सबसे टफ क्वेश्चन इसको कहलाएगा, ये आएगा गडगिल फार्मूला। प्लानिंग से ये क्वेश्चन है ना कि जैसे जब देश आज़ाद हुआ तो जैसे कहने को तो भारत संघवाद है कि सेंटर को भी पावर है, स्टेट को भी पावर है, लेकिन हम लोगों ने जो है कनाडा मॉडल से जो है अपना संघवाद लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सेंटर को पावर ज़्यादा दिया गया है। तो सेंटर से जो स्टेट को पैसा कैसे जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका कोई फॉर्मूला नहीं था। तो चौथे पंचवर्षीय योजना में गडगिल साहब जो कि प्लानिंग आयोग में प्लानिंग कमीशन में आए, उन्होंने एक प्लान दिया, अपने एक फॉर्मूला दिया, उसका बी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर वही 1991 में जब प्रणब मुखर्जी ऐड हो गए इनके साथ तो हो गया गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला, चेंज हो गया। तो हो सकता है कि ये आपको ACF में आ जाए कि गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला वो कब आया था, किससे संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 8 तो इजी क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा पब्लिश होता है? बजट के आने से एक दिन पहले जो है इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किया जाता है। ये रिपोर्ट कार्ड होता है तो है ना, कि जैसे मान लीजिए कि 2025-26 के बजट में टारगेट सेटअप किया गया कि हाँ हम कृषि में इतना ग्रोथ करेंगे, इंडस्ट्री में इतना ग्रोथ करेंगे, एजुकेशन में ऐसा करेंगे। तो इसका रिपोर्ट कार्ड जब आएगा अगले साल, तो मान लीजिए बजट तो होगा वो 2026-27 का, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे किसका आएगा? 25-26 का। रिपोर्ट कार्ड रहता है कि पिछले में क्या हुआ, पास्ट में, अब कैसा होना चाहिए। बजट से एक दिन पहले आता है। कौन पब्लिश करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और यही बजट भी बनाता है, यही इकोनॉमिक सर्वे भी बनाता है।
और अभी जो है इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाने लगा है। आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ साहब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी आप जानते हैं दो तरीका होता है। एक तो मतलब आप देखिए कि किसको मतलब होता है ना खाना नहीं मिला, मतलब होता है फूड, हाँ उसकी सब बेसिक चीज़ें नहीं मिली हुई हैं, वो हो गया आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी, कंपैरिजन में कि कोई अमीर तो है लेकिन कोई मतलब होता है ना उससे भी ज़्यादा अमीर है, किसी के पास बस बाइक है, किसी के पास कार है, वैसा वाला रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, तो ये होता है कि जहाँ फूड तो नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट उसको नहीं मिल रहा है, तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, अब देखिए और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे पहले यूएनडीपी जो है गरीबी, क्योंकि गरीबी जो है ये ऐसा नहीं ना कि बस आप कैलोरी के बेसिस पे निकाल लिए, अब गरीबी जो है आप बस रुपए के बेसिस पे निकाल लिए। गरीबी जो है अलग तरीके से होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकम। तो यूएनडीपी 2010 से क्या पब्लिश करता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है ना, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो अब भारत सरकार उससे प्रेरित होकर 2021 से नीति आयोग पब्लिश करती है मतलब बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमपीआई क्या है। जैसे कि जो यूएनडीपी है उसमें 10 इंडिकेटर है, लेकिन जो भारत पब्लिश करती है उसमें 12 इंडिकेटर है। तो पूछा जा सकता है कि 2 इंडिकेटर कौन से हैं। मैं क्वेश्चन के जरिए आपको ये भी बता रहा हूँ कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ब्रॉड मनी इन इंडिया, भारत में ब्रॉड मनी, ऐसे ब्रॉड मनी जो है नैरो मनी M1 M2 हो गया और ब्रॉड मनी M3 M4 हो गया, लेकिन जो भारत में इसमें डाल दिया गया भारत में, तो M3 को कंसिडर करते हैं, M3 को यहाँ पे M3 होना चाहिए। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है जेपीएससी में, मैंने आपको कहा ना 4 क्वेश्चन है उसमें से एक मतलब एक क्वेश्चन ये भी है, या तो M3 को माने या तो M4 को माने, क्योंकि दोनों को बोलते हैं ब्रॉड मनी। ठीक है, और M1 M2 हो गया आपका नैरो मनी हो गया। अब डिपेंड करता है कि क्या जेपीएससी मानती है। 4 क्वेश्चन मैंने बताया, उसमें से एक क्वेश्चन जो है ये है आपका। क्वेश्चन नंबर 12, एपेक्स संस्था क्या है इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए। तो इसमें लोग कहाँ कंफ्यूज हुए, आईएफसी में और आपका जो है आईडीबीआई में कंफ्यूजन हुआ। सही जवाब क्या हो जाएगा, आईडीबीआई। अब देखिए अगर आपकी इकोनॉमी की नॉलेज बढ़िया है और जैसा अभी देखा जा रहा है आपको इकोनॉमी बेसिक भी करना है साथ ही साथ बजट भी करना है, दोनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, जैसे आपने देखा होगा 2013 जेपीएससी में गिनी कॉफिशिएंट, लॉरेंज कर्व, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो दोनों चीज़ आपका देखा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो गवर्नमेंट बैंक है, जो प्राइवेट बैंक, उसमें लोग का पैसा बचाने के लिए जो आरबीआई है वो क्या करती है, बैंक को बोलती है कि आपको मेरे यहाँ कैश रखना है, जमा करना है, उसका कुछ परसेंटेज होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि पहले 8% था, यानी बैंक को 8% रखना था। और उसी तरह आरबीआई जो है एसएलआर भी मेंटेन करवाती है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये केवल कैश के रूप में होता है, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, रुपए, ठीक है, गोल्ड, ये सब रहता है। ठीक है, एसएलआर। तो मान लीजिए कि आपका एसएलआर 12 है और 8 आपका सीआरआर है, 12 + 8 20% हो गया। ठीक है, यानी बैंक को 20% यहाँ पे देना, उसके पास 80% है देने के लिए, क्रेडिट क्रिएशन के लिए। लेकिन मान लीजिए कि सीआरआर घट जाए, 5% हो जाए, तो अब बैंक के पास 83% हो गया, मतलब क्रेडिट क्रिएशन जो है वो बढ़ेगा। इसी तरह आप क्या देख सकते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, या फिर इसको चेंज कर देगा कि अगर कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया गया तब क्या होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है दोस्तों। अब देखिए अगेन एक बेसिक क्वेश्चन आया इकोनॉमी, और जिन्होंने बेसिक इकोनॉमी नहीं पढ़ा तो उनके लिए, खासकर जो लोग नए हैं, क्योंकि हम लोग भी जब स्टार्ट किए थे तो एफआरबीएम क्या होता है ये सब देख के तो नानी याद आता था, समझ में आता ही नहीं था, है ना। तो क्या होता है कि कोई भी देश का अर्थव्यवस्था बढ़िया चल रहा है या नहीं चल रहा है, नहीं होता है कि आप किसी इंसान का उस इकोनॉमी अच्छे से मैनेज हो रहा नहीं हो पा रहा है कि जितना उसका आमदनी है, कहीं खर्चा, अगर ऐसा तो नहीं है कि आमदनी जो है 10,000 है और खर्चा जो है 30,000 का हो रहा है, वो तो सही नहीं है ना। उसको ज़्यादा जो है
कर्जा लेना पड़ रहा है। तो वैसे ही देश का हाल देखने के लिए जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर रहता है, राजकोषीय घाटा। तो उसको मैनेज करने के लिए भारत सरकार 2003 में अधिनियम लेके आई, FRBM। उसमें टारगेट क्या है कि 2009 तक हम लोग राजकोषीय घाटे को 3% करेंगे, कम करेंगे, और राजस्व घाटा को 0% करेंगे। लेकिन फिर वही है, 2008 में सब प्राइम क्राइसिस हो गया, वैसा हो नहीं पाया। तो इसका क्या हो जाएगा, 14 का C, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा दोनों। अब क्या क्वेश्चन बन सकता है कि FRBM जैसे ये तो उस समय फेल हो गया, फिर भारत सरकार ने छोड़ दिया 2017 में, ठीक है, 2017 में फिर भारत सरकार ने FRBM 2.0 का गठन किया। NK सिंह जो कि 15 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष भी रहे, NK सिंह साहब को उसका अध्यक्ष बनाया। तो आपको क्वेश्चन जो है FRBM 2 से पूछा जा सकता है, आपको देख लेने का है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकीय लाभांश, ठीक है, भारत जो है ये फील कर रहा है, लेकिन इसको वर्किंग पॉपुलेशन 15 से 64 साल वाला, ये बेनिफिट कब है, जब अच्छा शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब मिलेगा तब। क्वेश्चन नंबर 16, रिटायरमेंट के समय एक जो लमसम अमाउंट मिलता है तो वो गोल्डन हैंडसेक। मतलब जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको ऐड करते जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं रहे, कार्तिक उरांव, ठीक है, कार्तिक उरांव जी है ना। और अभी जो यहाँ पे सीरम टोली का नाम जो दिया है उनके नाम पे दिया गया है, बहुत फेमस साइंटिस्ट ये रहे, और नेहरू जी के कहने पे ये अब्रॉड से इंडिया आए थे, और इनका फिर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट योगदान भी रहा, ठीक है। छोटा नागपुर समाज वीकली मैगजीन कहाँ से पब्लिश होता है, रांची, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो मैगजीन है आपका जो है यहाँ पे कल्चर इम्पॉर्टेंट है ना, ट्राइबल स्टेट है तो आपको वो ठीक से देखना है दोस्तों। अब देखिए साइट पूछा गया है, क्योंकि जो झारखंड है ये बुद्धिज़्म जैनिज़्म का मतलब साइट रहा है, तो आपको जानना है। तो ये करंट से जोड़ के पूछा गया कि बहोरनपुर जो है जहाँ पे 2021 में वज्रयान संप्रदाय के तारा माँ की मूर्ति मिली थी, तो वो किससे संबंधित है। तो खैर आपको पता रहेगा तब ना, बुद्धिज़्म। ये चीज़ बुक में डिस्कस किया गया है, ऐसा नहीं है हर किताब में कि झारखंड में बौद्ध स्थल और जैन स्थल दिए गए हैं, उसको आप देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको मिल जाएगी। मुंडारी सॉन्ग, मुंडा दुरुंग, तो यहाँ पे हो जाएगा WG आर्चर, जो ट्राइबल साहित्य है। जैसे आप देखिए झारखंड से जो है संथाली भाषा को सम्मिलित किया गया है 8वीं अनुसूची में, तो आप देखिए कि संथाली भाषा मतलब साहित्य अवार्ड किसको मिला, बाल साहित्य अवार्ड किसको मिला, है ना। तो उससे आपको क्वेश्चन जो है टकराएगा। फिर देखिए यहाँ डांस, जो आम डलिया है, जाम डलिया है, ये जो है सरायकेला खरसवां जो अपने 6 डांस के लिए फेमस है। लेकिन वही बात है कि ये टफ क्वेश्चन है अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तब, है ना। तो आपका 6 डांस हो गया, पैका डांस हो गया, फिर एक नया टाइप का जो है सिंगी छौ, खूंटी में एक नया टाइप का जो है एक डांस उभर के सामने मारा, सिंगी छौ। तो पूछा जा सकता है सिंगी छौ कहाँ का है, तो आपको जो है संस्कृति कल्चर पे भी फोकस करना है। फिर जो वाइट फ्लैग इस्तेमाल किया गया था बिरसा मुंडा जी के, उसमें आपका जो ये बिरसा मुंडा जी का उलगुलान है, या कल जैसे 30 जून था हूल दिवस, ये सबको थोड़ा डेप्थ में देखना है दोस्तों। जतरा भगत जी का जो है ताना भगत आंदोलन है। जैसे क्वेश्चन पूछा था ना कि जैसे हम संथाल विद्रोह, हम जनरली क्या जानते हैं कि संथाल विद्रोह जो है वो संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो जो है हजारीबाग में भी स्प्रेड हुआ। तो 1113 JPSC में क्या किया गया, वहाँ पे किसने लीड किया, ये पूछा गया था। तो अभी क्वेश्चन को थोड़ा डेप्थ में पूछा जा रहा है। कैसे हुआ कि लंबे समय तक लूसेंट चलते रहा, बड़े बड़े एग्ज़ाम में लगभग मान के चलिए कि 25-30 साल जो है एकदम लूसेंट का डोमिनेशन रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है NCERT कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो वैसा ही चीज़ अब स्टेट PCS में भी जो है पिछले 4-5 सालों में होने लगा है। अटेनमेंट ऑफ अबुआराज हो जाएगा यहाँ पे। किस ईयर, मैंने अभी बात ही कर रहा था कि संथाली भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया 2003, ठीक है। तो यहाँ पे और आप क्या देख लीजिए कि जो क्लासिकल लैंग्वेज है, अभी कुछ और नए लैंग्वेज को जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, तो वहाँ पूछा जा सकता है कि क्लासिकल लैंग्वेज में कौन कौन सा लैंग्वेज शामिल है, तो उसको आपको देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अब देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है
ये तो लोग जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी जो हैं वो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नवंबर 1942 भी जानते हैं, लेकिन कब? तो 9 नवंबर 1942। ठीक है, तो ऐसा कुछ जो लैंडमार्क चीज़ है उसका तो आपको डेट जानना जरूरी रहेगा ही रहेगा। कोल अपराइजिंग, इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स आपको देखने अभी हमने क्या बात की, इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट हो गए, फेस्टिवल हो गया, ट्राइबल साहित्य हो गया, ये सब आपको अच्छे से कवर करना है दोस्तों। तो कोल अपराइजिंग के लीडर में दोनों हो जाएंगे, बुद्धू भगत, बिंद्राई मानकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, झारखंड ज्योग्राफी से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनाया गया है। मतलब छिन्नमस्तिका मंदिर जो है रजरप्पा में, वहाँ पे दामोदर नदी में आके मिलती है भेरा नदी, भेरा नदी, और हैंगिंग वाटरफॉल का निर्माण करती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो दामोदर वैली है वह उसका डीपर चैनल है वहाँ पर ही। यहाँ ये भी पूछा जा सकता है, जैसे एक चैप्टर नहीं दिया हुआ है ड्रेनेज सिस्टम, उसको आपको अच्छे से देखना है। मतलब झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, ये सब आपको मतलब चट्टाने, मिट्टी, ये सब आपको अच्छे से देखना है। विभूतियाँ, क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन तो फिर भी थोड़ा इजी है कि झारखंड में आयरन और मिलता है किस टाइप का? तो हेमेटाइट टाइप का। लेकिन 11 to 13 जेपीएससी में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड में मैग्नेटाइट टाइप का जो आयरन है वो कहाँ मिलता है। तो वहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे, वो पलामू में मतलब मिलता है। तो चूँकि झारखंड में भारत का 40% मिनरल मिलता है तो आपको जानना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में जो है, हाल ही में नहीं 2-3 साल पहले ही, वो हाल ही कहलाएगा, तो अभी हाल ही में जैसे आपको जो है लिथियम का भंडार मिला है। ठीक है, कहाँ मिला है? कोडरमा में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लेगा। या फिर जैसे कुंदरे कुचा का पूछा था कि ये किस चीज़ का है, गोल्ड माइंस है। तो आपको अच्छे से चीज़ों को देखना होगा दोस्तों, तब जाके बात बनेगा। मेहनत करना होगा। बोले ना कि कंपटीशन जो है 95% का नहीं है कि जो फॉर्म आएगा तब जाके मेहनत करेंगे और फिर सोचेंगे कि मेरा 70 क्वेश्चन ही सही हुआ। नहीं नहीं, कंपटीशन जो है उनके बीच में है जो रोज़ कम से कम 4-5 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं। कंपटीशन उनका है। ठीक है, लैक इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पे जो है, ऐसे खूंटी तो है टॉप प्रोड्यूसर है, लेकिन उसका एरिया यहाँ पे देखिए रांची, लोहरदगा, गुमला वाला हो जाएगा 28 का भी। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो है आपको जेपीएससी में पूछा गया था कि किस टाइप का ला जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन में होता है। अलग अलग टाइप का ला होता है ना, तो वो आप देख लीजिएगा। इससे आपको आइडिया मिलता है कि कैसा क्वेश्चन हमको देखना है, प्रिपेयर करना है। टेस्ट पेपर बनाने से ये बेनिफिट होता है। अब देखिए फिर ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ पे खास बात क्या है ना कि जहाँ भी नोट देता है बाकी एग्जाम में उसको बोल्ड से कर देता है, यहाँ पे नहीं किया गया। तो जो झारखंड की नदियाँ हैं ये बरसाती नदियाँ हैं, तो आपका कंसेप्ट देख रहा है कि आपको ये पता है कि नहीं। ठीक है ना। और हम लोग पढ़ते हैं कि मयूराक्षी नदी जो है उसको छोड़ के कोई भी नदी जो है नेविगेबल नहीं है। तो दे आर गुड फॉर नेविगेशन, सभी नदियाँ नाव चलाने के लिए उपयुक्त है, ये नहीं है, गलत है ये। ठीक है, बस आपका मयूराक्षी नदी जो है वो है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिजला मेला किस नदी के किनारे होता है, पता होना चाहिए। ठीक है, सैंडी सॉइल, बलुआ मिट्टी जो है ये हजारीबाग, धनबाद। तो देखिए पाकुड़ नहीं, ना नेतरहाट नहीं, रांची नहीं, लेकिन दामोदर घाटी और धनबाद संबंधित है, बात बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत टफ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत टफ, क्योंकि जनरली हम लोग क्या सोचते हैं ना कि ठंड का सीजन मतलब ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी, तो हम लोग ऑप्शन कहाँ ढूंढेंगे? दिसंबर, अक्टूबर नहीं, ये दिसंबर होना चाहिए, यहाँ ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो अप्रैल के आसपास जो मार्च अप्रैल के आसपास जो ह्यूमिडिटी है, ठीक है, मार्च में खासकर वो लीस्ट रहती है, मार्च के आसपास में। तो उसके आसपास वाला ऑप्शन जो है वो ये है। ठीक है, जून में तो ह्यूमिडिटी अब एकदम चली जाती है, अप्रैल से स्टार्ट होती है, मई जून होते होते जो है, तो ये ए और सी में कन्फ्यूज़न, फिर जो है फाइनली होता है नहीं कि बेस्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है तो ए। लेकिन ये टफ क्वेश्चन है। एक होता है ना कि आप एग्ज़ाम के बाहर बना रहे हैं, एग्ज़ाम में बना रहे हैं, दोनों का अलग अलग प्रेशर रहता है। क्वेश्चन नंबर 32 अगेन ड्रेनेज सिस्टम से है, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, शंख नदी जो है पलामू,
जो दामोदर नदी है नेतरहाट प्लेट्यू, जो मरक्षी नदी है देवघर, जो बराकर है हजारीबाग प्लेट्यू। यानी कि आपका ए ऑप्शन का 2, ए का 2 हो गया, बी का 1, एक ही ऑप्शन है। देखिए एलिमिनेट करके बन जाएगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 33। अगेन टफ क्वेश्चन है ये। प्रिजनर ऑफ देवघर जेल मेक स्नेक क्राउन फ्रॉम फ्लावर्स एंड डेडिकेट इट टू बाबा बैद्यनाथ टेम्पल। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस ट्रेडिशन इन 1919। तो देखिए जो हमने पेपर में पढ़ा है ना, न्यूज़पेपर में, उसमें क्या दिया था कि ये ट्रेडिशन 1888 से एडवर्ड वेल नाम के ब्रिटिश ऑफिसर थे, ठीक है, तो उनके बेटे की तबीयत ख़राब थी। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि आप जो है बाबा के वहाँ पे आप मतलब पूजा अर्चना करवाइए और तब जाके बात बन जाएगा। और फिर उन्होंने प्रिजनर के द्वारा ये करवाया। तो जो न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ है वो ये चीज़ है कि एडवर्ड वेल, लेकिन फिर भी मैं श्योर उतना नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1919 करके दिया हुआ। अब देखिए जेपीएससी क्या मानती है। तो जो मैंने आपको कहा 4 क्वेश्चन, तो उसमें से ये दूसरा क्वेश्चन है। पहले वो M3 M4 वाला है, ये दूसरा क्वेश्चन है कि जेपीएससी क्या मानती है। EW मेथड। और जो हिंदी वाले में दिया था उसमें 1888 दिया था, यहाँ पे 1919 पूछा गया, तो इसलिए मैंने इसको डाउट में रखा है। पारसनाथ हिल इज़ द पार्ट ऑफ विच प्लेट्यू। पारसनाथ की पहाड़ी जो किस पठार का हिस्सा है। बाकी कुछ लोग कुछ कोचिंग वाले ये भी बता रहे हैं JW टेलर, मैंने कुछ और पढ़ा है, तो इसलिए मैंने इसको डाउट में रखा है 33 क्वेश्चन नंबर को। पारसनाथ हिल जो है किसका पार्ट है, छोटानागपुर प्लेट्यू का, 34 का ए। झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी, देखिए जो इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ है, एक आपका स्टार्टअप से, एक आपका MSME से है, ठीक है। वैसे ही झारखंड में मेक इन झारखंड चल रहा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा पॉलिसी जो है वो मेक इन झारखंड के अंदर है। फिर झारखंड सरकार जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी लाई है। बायोफ्यूल्स, जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी लाई है। सिंपली पूछ लिया कि किस वर्ष आया है, कब आया है। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स पॉलिसी झारखंड सरकार कब आया। तो ये सब आपको जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ है वो आपको देखना है। और मैंने दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है पॉलिसीज़ पे बहुत ज़बरदस्त एक वीडियो बनाई है, उसको आप लोग ज़बरदस्त से देखिए। वो मैंने भले 11 to 13 JPSC PT के लिए बनाई थी, लेकिन उसमें मैंने लगभग सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ को कवर किया है, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो स्टार्टअप पॉलिसी 2016 में हुआ। अब देखिए इसमें काफ़ी जो कोचिंग वाले हैं वो गलत आंसर दे दिए हैं। झारखंड MSME प्रमोशन पॉलिसी जो है इसका 10 लाख नहीं होगा दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा, C 25 लाख। थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने आपको कहा कि जो मैंने पॉलिसी की वीडियो बनाई उसको आप जरूर से देखिए। स्कीम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खैर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि 2 लाख गरीब परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के लिए जो है झारखंड वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रही है, जिसमें लोग को स्किल सिखाया जा रहा है, माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड किया जा रहा है विश्व बैंक की सहायता से। इसके अलावा दूसरा प्रोग्राम कौन सा है, तेजस्विनी योजना। तो ACF में आपका पूछा जा सकता है, 14 JPSC में पूछा जा सकता है। इसमें 14 से 24 साल की युवतियों को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए। तो बढ़िया सवाल है। अब देखिए गरीबी जो है केवल ऐसा तो नहीं है कि बस आपका गांव में है, शहरों में भी है। तो गांव के लिए तो मनरेगा है, NRLM है और कुछ स्कीम है, लेकिन शहर के लिए वैसा कुछ कम ही स्कीम है। तो झारखंड सरकार जो है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना चलाती है शहरी गरीब की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगेन टफ क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जो है इसका क्रियान्वयन झारखंड में किस एजेंसी के द्वारा किया जाता है। अब देखिए ये टफ क्यों है। अगर हम सेंटर की बात करें ना, तो सेंटर में करता है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, इसको करता है। और बाकी राज्य स्तर पे जो है, राज्य स्तर पे खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड इसके मदद से होता है। डिस्ट्रिक्ट स्तर पे इसमें होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है,
किस एजेंसी के द्वारा स्पेसिफिक कर दिया गया। अब डिपेंड करता है कि जेपीएससी क्या मानती है, ठीक है। मेरे ख्याल से चूँकि केवीवाईसी ये आपका होता है सेंटर पे, ये आपका होता है स्टेट लेवल पे, ये आपका होता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, ये आपका होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है ना। यानी ऑप्शन तो होना चाहिए बी और सी दोनों, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर मैं यहाँ पे उपयुक्त सभी के साथ जाऊँगा, ठीक है। लेकिन अगेन मैंने जो आपको 4 क्वेश्चन कहा, तो उसमें तीसरा ये क्वेश्चन है, एक M3 M4 हो गया, एक दूसरा बाबा बैद्यनाथ हो गया, तीसरा ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कि जेपीएससी के डिस्क्रिप्शन पे कि जेपीएससी इसको क्या मानती है। अब आइए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और जो लोग उस जोन के नहीं हैं या थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। लोहरदगा गुमला, अब पलामू में तो है, लेकिन उसके बाद क्या, तो ये रीजन जो है, जैसे गुमला अपने फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल के लिए फेमस है, लोहरदगा भी, तो इसका जवाब जो है वो डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको जो कहा कि मैंने संथाल परगना के ही 2 ऐसे दोस्त हैं जो इस बार इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं, एक ने बी आंसर कहा, एक ने सी कहा, ठीक है। लेकिन बिरहो जो समुदाय है दोस्तों, ये हजारीबाग, बोकारो, ये सब के एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। चेरो में मेनली जो है पलामू एरिया के हैं, तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन जो है 41 का बी होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये बी होना चाहिए, ठीक है। बाकी खुद जो लोग अपीयर हैं, जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं, वो खुद कंफ्यूज हैं कि बी होगा कि क्या होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये बी होना चाहिए। ये तो इजी क्वेश्चन है, जनगणना से क्वेश्चन बनाया गया है, 12.1%। अब देखिए, मतलब ना एक जनरल ये आप मान के रखिए कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और जो पहाड़ी राज्य है, वहाँ पे क्या है कि संसाधन उतना नहीं है, उनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो वहाँ पे जो भी सरकारी स्कीम चलता है वहाँ पे 90:10 का रेशियो में होता है। लेकिन जो आपका ये सब स्कीम है उसमें क्या फंडा रहता है, 60:40 का रहता है, 60% सेंटर का रहता है, 40% स्टेट का रहता है। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन में भी बहुत कोचिंग वालों ने गलती करी है, ठीक है। किसी ने 13, किसी ने ये, ठीक है। तो देखिए क्या है ना कि जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, उसको अलग अलग सोर्सेज से राजस्व आता है, ठीक है। सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है, जो सेंटर से पैसा मिलता है, क्योंकि भारत एक संघवाद तो है, लेकिन मैक्सिमम जो टैक्स का पैसा है वो किसके पास आता है, केंद्र के पास आता है। तो जो केंद्र के हिस्से में जो राज्य का हिस्सा है उसके हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा रहता है, और उसके बाद स्टेट का अपना टैक्स होता है। स्टेट जो अपना स्टेट जीएसटी हो गया, जो भूमि कर लेती है, और सब जो चीज़ है वैसा हो गया, ठीक है। दूसरा बड़ा सोर्स होता है। तो जो आप 25-26 का अगर आप देखें उसमें 24% है, ठीक है। तो उसके आसपास का क्या चीज़ है, 26%, तो उसका डी आंसर हो जाएगा। यहाँ के कोचिंग वाले ज़्यादा रिसर्च करते नहीं है, तुरंत आंसर बनाने के चक्कर में जो है ना, लगभग 10 आंसर, 9 आंसर ऐसा गलत आंसर दे देते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा कि मैंने जो भी आपको कट ऑफ बताया है वो मैंने अपने आंसर के हिसाब से बताया है, ना कि दूसरे आंसर के हिसाब से। सागर सेतु आसान क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्टल्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, कौन सी संस्था है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अब एसेसिबल हो रहा है, ई पास जारी कर रहा है लोगों को, तो ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ब्राह्मो समाज, इजी क्वेश्चन। हिस्ट्री का क्वेश्चन जनरली जो है बाकी के मुकाबले आप देखिएगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के मुकाबले इजी पूछा गया, बस 3-4 क्वेश्चन छोड़ के। और एक और क्वेश्चन जहाँ पे मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है वो आपका CSR वाला ये क्वेश्चन है कि भारत सरकार की नीति 2013 में आई। अभी हमने कुछ समय पहले देखा था कि 2021 में झारखंड सरकार ने अपना पहला जो है वो ये पॉलिसी लेके आया, लेकिन जाहिर सी बात है कि उतने टाइम तक ऐसे काम तो चल नहीं रहा होगा। तो 2014 में सभी राज्यों ने जो है, अब मतलब होता है ना कि जनरली
कुछ सेंटर कुछ लेके आती है, उसके बाद जो है राज्य सरकार उसको करते हैं। तो फिर सभी राज्यों ने 2014 में अपनाया, तो 2014 तो यहाँ पे है नहीं। तो अब देखिए जेपीएससी क्या मानती है, ठीक है, 2015 मानती है, 2013 मानती है, क्या मानती है। इसमें से क्या जो है वो सही नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये कंपोनेंट नहीं है जननी सुरक्षा योजना का। एक अलग कंसेप्ट है जिसमें गर्भवती महिलाओं और लैक्टेटिंग मदर को जो है सुविधा दी जाती है, जननी सुरक्षा योजना जो है। और ये जो है आपको पता है जो सेक्स रेशियो काफ़ी डाउन हो गया था खासकर हरियाणा वाले एरिया उसमें, तो उसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये पहल की गई और उसका अच्छा इनिशिएटिव भी आया है। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आया है उसमें सेक्स रेशियो जो है बढ़ा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां का जो रिपोर्ट आया है, इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के थ्रू जो है काफ़ी अच्छा अवेयरनेस क्रिएट किया गया है, तो ये बढ़िया है। इसका 49 का डी होगा। अब देखिए अगेन इसको करंट से जोड़ के पूछा गया है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था भी डाउन जा रही थी और भारत के इन्वेस्टर्स जो हैं यहाँ से पैसा निकाल के अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ में लगा रहे थे। तो भारत सरकार ने जो मिडिल क्लास है, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन इसका मिडिल क्लास है भारत का, उसको टैक्स में छूट दी गई है, 12.75 लाख तक छूट दी गई है। तो टैक्स एग्जेम्पशंस वहीं से पूछा गया, 75,000 तक जो है टैक्स एग्जेम्पशंस मतलब जो है चीज़ें रहती हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं जानते तो आपके लिए टफ क्वेश्चन हो सकता है। आर्टिकल 47 के अंतर्गत कर्नाटक, काफ़ी न्यूज़ में भी ये रहा, लेकिन थोड़ा पुराना न्यूज़ है, ये थोड़ा पुराना न्यूज़ है, मेरे ख्याल से जनवरी 2024 या समथिंग ऐसा है। अगेन कोची में जो है चैलेंजेस एंड पर्सपेक्टिव सोल्यूशन अंतर्राष्ट्रीय वाटर और शिप बिल्डिंग, तो ये आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। आईसीसी का पूछा गया है, युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है ये है सी। मेन 5C वैक्सीन आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। मेनिंजाइटिस के खिलाफ दुनिया का पहला देश कौन बन गया, तो नाइजीरिया। लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ है, एलिमिनेट करने जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल है, आप कनाडा या जर्मनी टिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए मतलब आपको 2024 का चाहे इंटरिम बजट हो उसका डेटा देख लेना है, साथ ही साथ जो जुलाई में बजट आया था। होता क्या है ना कि जिस वर्ष बजट रहता है, जिस वर्ष लोकसभा का चुनाव रहता है, उसमें 2 बार बजट आता है। एक जिसमें 2 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए पैसा निकाला जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसको इंटरिम बजट बोलते हैं। और एक आपका होता है फुल बजट जो जुलाई में आता है, ठीक है ना। सॉरी 2-3 महीना बोला यहाँ पे। इंटरिम मतलब कुछ समय के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए जो पैसा निकालते हैं, है ना, उसको बोलते हैं इंटरिम बजट, अंतरिम बजट बोलते हैं। और उसके बाद अब पता नहीं वही सरकार रहेगी नहीं रहेगी, तो एक फुल बजट आपका आता है। तो यहाँ पे देखिए आपको डेटा रिकॉल करना कितना मुश्किल है अगर आप नहीं जानते हैं तो। 6.21 लाख करोड़, टफ क्वेश्चन है लेकिन ये। अब ये आप एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं कि बजट का थीम क्या था। अरे कभी गरीबी थीम रहेगा क्या, गरीबी दूर करो, वो थीम हो सकता है। थीम में क्या रखते हैं, रोजगार, बिल्कुल MSME, स्किलिंग, तो आप एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। हर क्वेश्चन जो है ना आपका फैक्ट का जानकारी का टेस्ट कर नहीं लेता है, वो ये भी देखता है कि मतलब आप एलिमिनेट कर पाते हैं कि नहीं। तो मैं आपको ये भी कहूँगा कि चूँकि ये लोग जून 2025 तक भी आए हैं, तो आप लोग इस साल का भी, जैसे कि इस ईयर का हम बात करें, ठीक है, इस साल की बात करें 2025-26 का, तो सबका विकास थीम रखा गया, सबका विकास, ठीक है ना। और उसके बाद 4 आपको जो है डेवलपमेंट के 4, विकास के 4 इंजन हैं। क्या क्या, आपका कृषि, एग्रीकल्चर, दूसरा हो गया MSME, तीसरा हो गया आपका निवेश, और चौथा हो गया निर्यात। तो 4 आपका वो हो गया
विकास, डेवलपमेंट के इंजन, और 4 आपका जो है ज्ञान वाला तो कंसेप्ट पहले से चल रहा है कि भारत में अब 4 ही जाति है, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। तो ये आप मोटा मोटी जो है फिगर जान के रखिए, तब सही रहेगा। उसी तरह झारखंड सरकार का जान के रखिए कि 1.45 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया वो ध्यान में रखिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या भारत सरकार का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रहा। राजकोषीय घाटा तो बहुत बार बिहार में, यूपी पीसीएस में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य मतलब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनके लिए कितना एलोकेट किया गया वो पूछा जा सकता है। जैसे कि हर बार क्या होता था कि झारखंड में मैक्सिमम खर्च जो है ना वो होता था आपका एजुकेशन सेक्टर पे, लेकिन इस बार समाज मतलब सोशल सेक्टर पे किया गया है। तो वैसा ऑप्शन दे देगा आपको, ध्यान में अगर नहीं है तो आप फंस जाइएगा। एक क्वेश्चन पूछा भी था 13 जेपीएससी में कि बताइए मैक्सिमम खर्च जो है 2023 बजट का शायद पूछा था किस पे किया गया, तो वहाँ पे शिक्षा होगा, लेकिन अब किस पे सामाजिक कल्याण पे हो गया है, या इसको आपको देखना है मेन फीचर। अब देखिए, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो क्रूज शिप कहाँ बंद कर दिया गया, तो आप क्या सोचेंगे? क्रूज शिप मतलब राजस्थान तो नहीं होगा, मध्य प्रदेश तो नहीं होगा, उड़ीसा हो सकता है या गुजरात हो सकता है, आप ऐसे नहीं सोचेंगे। लेकिन इसका सही जवाब क्या है? एमपी है। तो यहाँ फंस सकते अगर आपने नहीं पढ़ा। वैसे ये क्वेश्चन है नेशनल कॉन्फ्रेंस और नालंदा बुद्धिज़्म। अब लॉजिक क्या कहता है कि पटना होना चाहिए, लेकिन ये पटना नहीं हुआ, ये लेह में हुआ है। तो बढ़िया क्वेश्चन जो कहते हैं ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन तैयार किया गया है। G20 इम्पॉर्टेंट समिट का बैठक इस साल का भी अगले साल का भी देख के रखिए, ठीक है, तभी काम आएगा। क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है, देखिए आप। तो जो भी G7 का बैठक है, G20 का बैठक है, एपेक का बैठक है, SCO का बैठक है, ब्रिक्स समिट है, क्वाड समिट है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ। क्वाड समिट है, एपेक समिट है, SCO का समिट है, ठीक है ना, ब्रिक्स समिट है। अब ये जो है थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, फिर भी आपको इम्पॉर्टेंट बुक देखना है। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, राम कमल मुखर्जी। और हर करंट अफेयर्स का मैगजीन जो भी आप लेते हैं, चाहे दृष्टि का हो, चाहे सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल हो, कि चाहे प्रतियोगिता दर्पण ही क्यों ना हो, वहाँ पे आप देखते ही होंगे कि कॉलम बना हुआ रहता है। या फिर जो आप यूट्यूब पे भी मान लीजिए कि स्टडी IQ या किसी का जो है रवि जी के ऐसा कुछ का देखते हैं करंट अफेयर्स, तो उसमें भी आपको जो है ये चीज़ें मेंशन रहता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना कि हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है आसान आया है 3-4 क्वेश्चन छोड़ के। अब देखिए, मैंने कहा कि एक तरफ तो वो लोग जो है कहाँ जनवरी 2024 में चले गए हैं, और एक तरफ कहाँ जून 2025 में भी आ गए हैं, जो अभी एकदम रिसेंट का है। फिर ये क्वेश्चन जो है जेपीएससी ने गलत कर दिया है, गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया था। तो जो क्वेश्चन गलत होता है वहाँ पे क्या होता है, जहाँ क्वेश्चन गलत होता है उसका मार्क्स सबको मिलता है। तो यहाँ पे सब लोग अपना +1 कर लीजिएगा, ठीक है। और ये केवल जेपीएससी का नहीं है, जितने भी आयोग हैं वहाँ पे कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो गलत रह ही जाते हैं। तो केवल जेपीएससी को ब्लेम हम लोग नहीं कर सकते हैं। हालांकि ऐसे आयोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हर चीज़ आपके पास है, तब आंसर बनाने में त्रुटि क्यों होती है? क्योंकि जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं उनके लिए तो भाई एक एक नंबर जो है इम्पॉर्टेंट है ना, ठीक है। कोई मान लीजिए कि 100 मान के चलिए कि 97 कट ऑफ गया, और कोई आयोग के गलत आंसर की वजह से जो है 96 पे रुक गया, तो सोचिए कितनी ख़राब बात है। इसीलिए आयोग को ध्यान देना चाहिए कि एक भी जो है क्वेश्चन गलत ना हो। एशिया का लार्जेस्ट डेंस साल्ट फॉरेस्ट आपका कहाँ पे है? सरंडा में, ठीक है। और अभी देखिए झारखंड में भी जो है ना पहला रामसर साइट बनाया गया, और कुछ पर्यावरण को लेके चल रहा है, तो आपको अप टू डेट रहना है, ठीक है। कहाँ पे है पहला रामसर स्थल? आपका साहेबगंज में, ठीक है। उधवा बर्ड सेंचुरी जो है उसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय संस्था हेडक्वार्टर इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट,
ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, उसका WTO हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट की ग्लोबल जेंडर गैप, वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट सबमिट को मतलब कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ठीक है। उसके बाद जैसे JPSC में ILO का रिपोर्ट पूछ लिया गया था, है ना। तो इम्पॉर्टेंट संस्था, उनका हेडक्वार्टर तो अब कम पूछा जाता है, लेकिन जो रिपोर्ट है वो आपको जो है देखना है कि वर्ल्ड बैंक क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, IMF क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ये सब आपको दोस्तों जानना जरूरी है। WTO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। पॉलिटी से बहुत दमदार क्वेश्चन है, मतलब 10-12 क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन 8 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही मतलब गजब पूछा गया है। तो ये मनी बिल तो 110 है। इंडाइजेशन के लिए एंटासिड, साइंस का क्वेश्चन आसान है। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, यानी कि ये अल्कलाइन इन नेचर है, बेस है। आपको पता है कि 7 से कम एसिडिक, उसके ऊपर जो है बेस। फूड केन्स आर कोटेड विथ टिंक एंड नॉट विथ जिंक, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। मनुष्य में गुर्दों का कार्य क्या होता है, उत्सर्जन। पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, तो जो फ्लोएम है वो फूड के लिए कैरी करता है, जो जाइलम है वो पानी का परिवहन करता है, ठीक है। पोषण के स्वपोषी तरीके, पौधे की बात कर रहा है, सब कुछ चाहिए, उपयुक्त सभी, ठीक है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, सभी। देखिए जनरली क्या होता है ना कि 95% JPSC जहां ऑल और बोथ देता है वो आंसर सही होता है। 95% मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 11 to 13 JPSC में कुछ आंसर चेंज हो गया, यहां भी कुछ क्वेश्चन आपको चेंज मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो वहां पे अगर आपको ऑल दिखे, बोथ दिखे तो टिक कर दीजिए। मानव में निम्नलिखित में से, ये तो आसान क्वेश्चन है, रदरफोर्ड वाला, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो ही जाता है। ऐसा क्वेश्चन ये है कि परमाणु नाभिक होगा कि प्रोटॉन होगा, तो उसका सही जवाब दोस्तों क्या है, परमाणु नाभिक होगा, 76 का ये। किसी तत्व के समस्थानिकों, आइसोटॉप, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। अब देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है क्लास 11 NCERT से उठाया गया है, फिजिकल ज्योग्राफी से। हालांकि जो JPSC के सिलेबस में, मतलब जो 14th JPSC है उसमें विश्व भूगोल नहीं है, लेकिन आपका जो है ACF अलग में तो आएगा, तो वहाँ पे जो चैप्टर के एंड में दिया गया है ना, वहाँ से उठाया गया है। अब अगेन यहाँ कुछ कोचिंग ने क्या गलती करी है कि 4.6 बिलियन जो है वो टिक कर दिया, ऐसा नहीं है। पृथ्वी की शुरुआत जो है वो हुई 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, लेकिन पृथ्वी पे जो लाइफ है, जिंदगी, वो कब प्रारंभ हुई, 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना जरूरी है, अकबका के पढ़ने से भी जो है ऑप्शन गलत हो जाता है। तो मतलब जो NCERT है, मैंने आपको जो कहा ना फिजिकल ज्योग्राफी, उसका वो ऑब्जेक्टिव देखिए। वायुमंडल की ऊंचाई पर ऑक्सीजन गैस नगण्य मात्रा में होती है, 120 किलोमीटर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बादल आकाश में सबसे ऊंचा है, तो साइरस, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक समृद्ध है, तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल रीजन। हालांकि कंफ्यूजन ओशन में भी हुआ था, लेकिन आप देखिए क्यों ऐसा है। क्यों ऐसा है, ये देखिए बादल का अलग अलग टाइप है, उसमें आप पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। कोई रुए के जैसा होता है, मतलब वो क्लास 11 NCERT में सब दिया है। फिजिकल ज्योग्राफी में भौगोलिक जो भूगोल है उसमें आपको दिया हुआ है कि जो ये इक्वेटर या वो आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस रीजन में जो है सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे मोटा मोटी एक जैसा तापमान रहता है, ठीक है। और यहाँ बारिश, तापमान का तो चलिए वो एक अलग बात है, मेन बात है कि बारिश बहुत ज़्यादा होता है इस एरिया में, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ पे हीट
गर्मी भी रहती है और बारिश भी होती है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे आपको डेजर्ट भी है, ठीक है, आपको रेन फॉरेस्ट भी है, अलग अलग टाइप का है आपका, तो इसीलिए ट्रॉपिकल रीजन में आपको ज़्यादा पाया जाता है। अगेन ये एनसीईआरटी से है। इसमें से कौन सा एक वायलेशन नहीं है? क्रिएटिव कॉमन, ये कॉपीराइट में तो आता है लेकिन इसको वायलेशन नहीं मानते हैं। इसका हो जाएगा F4 83। अगेन टफ क्वेश्चन में काउंट होगा अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो। बाकी ये आसान है। देखिए, उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग जो है सही नहीं है, बड़ी मात्रा में करते हैं क्योंकि सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पर्यावरण के अनुकूल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, बाकी सब चीज़ें, जो हरित क्रांति हुई ना, उससे चलिए कुछ चीज़ें तो बढ़िया हुई। जो अपना देश जो है फूड सिक्योरिटी में संपन्न नहीं था, फूड सिक्योरिटी में संपन्न हो गया, लेकिन उसका दुष्प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ा। देखिए, भारत जो है वो डायबिटीज़ कैपिटल हो गया है, जो पर्यावरण उसको कितना नुकसान पहुंचा उर्वरक के ज़्यादा इस्तेमाल से। बाकी जो चीज़ें हैं उसको साइड कर दिया गया। इसका जवाब IR² हो जाएगा, इसका 110 वाट हो जाएगा। अब देखिए, अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदास जो है ओल्डेस्ट लिटरेरी रिमेन्स है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के, भाषा प्रवाह का सबसे पुराना साहित्यिक अवशेष, और दूसरा जो है ऋग्वेद सूक्तों का संकलन है जिसका इस्तेमाल यज्ञ एवं अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। तो ठीक है, A और B दोनों हो जाएगा, ठीक है, A और B। देखिए, ये है क्या ना, जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो जैसे विलियम जोन्स है जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में जो बना था ना एशियाटिक सोसाइटी, उससे संबंधित रहे। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो भारत में भाषाएं चलती हैं और जो यूरोप में भाषा चलती है उसमें कुछ समानता है, ठीक है, या जो यूरोप में इंग्लिश लैंग्वेज जो है और जो यहाँ की भाषा है, जैसे यहाँ पे जो रेड है यहाँ पे रुधिर बोलते हैं, ये यहाँ पे जो फादर है इसको यहाँ पे भ्राता बोलते हैं, सॉरी, यहाँ जो ब्रदर है, ब्रदर, इसको भ्राता बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ जो है ऐसा मिलता जुलता जो है ना चीज़ को ऑब्जर्व किए, इसको क्या बोलते हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो इसमें वेदास को सबसे पुराना मानते हैं और फिर ऋग्वेद जो है। तो आपको जो है बेसिक चीज़ पूछ सकता है, पूछ लिया कि बताइए, 2 स्टेटमेंट दे देगा आपको, बोलेगा कि बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। जो इंद्र हैं ये प्रमुख ग्रुप थे किसके, लेटर वैदिक के। और दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि सभा समिति में मतलब वैदिक एज में सभा समिति में महिलाओं को जाना अलाउड था। तो अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आप फंस जाइएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, तो ये ऑल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वॉज नॉट एसोसिएटेड विद मौर्यन एम्पायर, आसान क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त, ठीक है। बाकी जो है चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता ही है, संस्थापक, उनके बेटे बिंदुसार, उनके बेटे अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य फॉलो करते थे जैन धर्म को, उनके बेटे बिंदुसार आजीवक को, अशोक जो है बुद्धिज्म को। समुद्रगुप्त जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया। दिल्ली मार्केट रिफॉर्म अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक 91, दोनों चीज। पाषाण काल आपको पता है, पहले पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। इसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पशुपालन जो है स्टार्ट हुआ था। जो छोटे हथियार इस्तेमाल करते उसको माइक्रोलिथ कहते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है। इंदस, अगेन एक आसान क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो, बृहत स्नानघर, हड़प्पा, पहला खोज। और उसके बाद तो हो जाएगा आपका 1 का A, 4 का सॉरी A का मतलब कम्बिनेशन देखना है, 1 का B, 1 का B, 4 का A, एक ही कम्बिनेशन है। अंग्रेज़ों को बहुत घमंड था और अंग्रेज ये कहते थे कि हम लोग इसलिए भारत पर रूल कर रहे हैं क्योंकि भारतीयों को जीने का तरीका नहीं पता है। लेकिन जब 1921 में दयाराम साहनी, मतलब खैर गाइड तो मतलब गाइडेंस तो अंग्रेज़ों के थ्रू ही था, लेकिन जब जो है हड़प्पा स्थल और बाकी चीज़ों का खोज हुआ, जब पाया गया कि भाई
उतने मतलब उस समय तो एज 2500-2600 माना जा रहा था BC, अभी तो और पुराना माना जा रहा है कि रोड जो है 90 डिग्री पे हैं, हर घर में प्रॉपर जो है सैनिटेशन के लिए चीज़ें हैं। उसके बाद ये अर्बनाइज्ड है, ये लोग व्यापार करते थे, तो अंग्रेज़ जो है ना उनका पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गया। फिर लोग क्या किए, अब यहाँ पे होता है ना कि जब दो जन में झगड़ा होता है A और B में, और A कुछ बोल रहा है, A कुछ फेंक रहा है, तो B भी फेंकता है, तो फिर जब अंग्रेज़ देखे कि अरे यार यहाँ तो हम लोग पीछे हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने अपना आर्यन इन्वेजन थ्योरी दे दिया कि चलिए ठीक है, आप लोग तो हड़प्पा सभ्यता में आप लोग बहुत ज़्यादा अर्बनाइज थे, लेकिन जो वैदिक सभ्यता के समय में जो आर्यन आए थे ना, वो आपके लोग नहीं थे, वो बाहर से आए थे, जिसको NCERT ने 2024 में नकार दिया कि जो DNA में सैंपल्स मिले हैं उससे यही सामने में आया है कि आर्यंस बाहर के नहीं थे, आर्यंस जो हैं वो इंडिजिनस थे। मुगल के बारे में देखिए, मनसबदारी के सिस्टम के बारे में पूछा गया है। अगर आपने पढ़ा है तो आप ये बना पाएंगे, नहीं पढ़ा है तो आप फंस जाएंगे। बाकी एक चीज़ ध्यान में रखिए, UPSC वाले भी जानते हैं कि जो भी ऑल रहता है ना, सभी, ये कभी स्टेटमेंट सही नहीं होता। सभी सवाल पद धारक अकबर के द्वारा जो है मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया गया था, और इसने भी मतलब इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था। इसमें दो चीज़ होता था, क्या, एक आपको पद और सैलरी मिलता था, उसको बोलते थे जाट, जमींदार टाइप से समझ लीजिए, और आप घुड़सवार मेंटेन करते थे। मिनिमम 33 रखना जरूरी था, मैक्सिमम तो आप बहुत सारा रख सकते थे। तो हमेशा जो जाट का संख्या है वो सवार से ऊपर ही होगा, मिनिमम कितना भी हो उससे ऊपर ही होगा, ठीक है ना। और सभी सवाल जो हैं वो जाट का रहे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने आपको एक बात कही ना कि जहाँ सभी वाला उसको तो आप काट ही दीजिए। सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है, जाट पद आमतौर पर या तो सवार पद के बराबर या उससे अधिक होता था, तो ये सही है, ठीक है। लेकिन अगेन लोग हड़बड़ा के आंसर तैयार किए तो गलत दे दिए हैं। मोती मस्जिद कोई डाउट नहीं, शाहजहां। परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ, और ज़मीन को मालिकाना हक जमींदारों को दिया गया, बिल्कुल, और वंशानुगत भी था। इसीलिए तो बोले ना कि कुछ लोग के पास इतना एक्सेस जो है वो ज़मीन हो गया। इसमें जो है कुंवर सिंह जो है आपके बिहार से हैं। अब देखिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, स्वराज मीन्ड फॉर बाल गंगाधर तिलक। स्वराज से बाल गंगाधर तिलक का क्या अभिप्राय था, ठीक है ना। तो अब देखिए, आपको पता है कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो नरम दल के द्वारा की गई थी। तो जो मॉडरेट से उनका क्या था ना कि ब्रिटिश से अलगाव ना हो, क्योंकि वो लोग ब्रिटेन में पढ़े थे, तो उन्होंने देखा था कि वहाँ पे बाल विवाह नहीं है, सती प्रथा नहीं है, मतलब बहुत सारी कुरीतियाँ नहीं थी, और उनका कहीं ना कहीं झुकाव था अंग्रेज़ों के प्रति। तो उनका था कि हमको जो है ब्रिटिश के साथ मिल के मतलब रहना है, ठीक है, ब्रिटेन के साथ संबंध ख़त्म नहीं करना है, ब्रिटेन के साथ रहना, ये मॉडरेट्स का था। तो A और D तो होएगा नहीं, अब बचा दो ठो आपका। तो एब्सोल्यूट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता, लेकिन इनका कहना था कि नहीं, कंप्लीट ऑटोनॉमी, मेरा अपना हो हर तरीके से, केवल देश आज़ादी से नहीं, इकोनॉमी में भी, अर्थव्यवस्था में भी, समाज में भी, जैसे होता है ना हर चीज़ में। तो 98 का जो है ये B, लेकिन अगेन एक टफ क्वेश्चन में ये आएगा। 98 का जो ये B है ये एक टफ क्वेश्चन में आएगा। नायक व्यवस्था जो है ये विजयनगर अम्पायर से संबंधित है। ये जो अकबर वाला बुक है ये अकबरनामा हो जाएगा। इसमें आपको पेंटर्स भी दोस्तों ध्यान में रखना है। 11 to 13 JPSC में आप पेंटर्स का नाम, और पेंटर्स हमेशा पूछता मुगल काल का पेंटर्स कौन जो है हुमायूं के समय पे, कौन अकबर के समय पे होता ना, तो ये आपको देखना है। शाहजहां, ये सब का जो है देखना है पेंटर्स का नाम, क्या बिल्डिंग बनवाई गई, वहाँ से रहता है क्वेश्चन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसमें तो सोचिए, देखिए अब यहाँ पे एक देखिए ट्रिविया देखिए, अगर आप जल्दीबाजी में करेंगे तो बाकी सब जगह क्या किया गया है, बाकी सब जगह जो है करेक्ट को ऊपर रखा गया, इनकरेक्ट को नीचे रखा गया है। यहाँ पे ऊपर जो है क्योंकि आप जल्दीबाजी में होता है ना, तभी मैंने क्या कहा कि अगर आपको 150 क्वेश्चन बनाना है
तो 50 क्वेश्चन बनाइए, ब्रेक लीजिए, उसको पहले रंग लीजिए, फिर को 50 क्वेश्चन बनाइए, उसको रंग लीजिए। आप एक ही बार जब 150 क्वेश्चन रंगेंगे तो उसमें 2-3 क्वेश्चन गलत हो ही सकता है, ठीक है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। सविनय अवज्ञा आंदोलन वही है, 1929 में जो है मतलब टूटा, ब्रेक हुआ और 1930 में स्टार्ट हुआ, शुरू किया गया 1930 में। मतलब सॉरी, डांडी मार्च हुआ, उसके बाद ब्रेक ख़त्म हुआ, उसके बाद आपका स्टार्ट हुआ, प्रोसेस स्टार्ट मतलब ख़त्म करके स्टार्ट हुआ। और जो भी ये खास मूवमेंट है ना, असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, देखिए सबसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से देखना ही देखना है। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद किसने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है लीड किया, ठीक है, ये सब आपको ध्यान देना है दोस्तों। कॉमनवेल्थ अवार्ड ऑफ 1932, इसमें जो है काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए और आराम से टिक कर दिए, डिप्रेस क्लास। अब क्वेश्चन उतना आसान नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और इसमें बहुत लोग क्या तथ्य दे रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को तो पहले दे दिया था। कहाँ पहले दे दिया था? 1909 में जो है बस मुस्लिम्स को दिया गया था। इसमें जो है डिप्रेस क्लास, तो मेन फोकस डिप्रेस क्लास पे था। इसके अलावा जो है एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, ये लोग को भी दिया गया था। तो अल्पसंख्यक भी है और ये भी है, ए और बी दोनों सही है। देखिए अगेन क्विट इंडिया मूवमेंट से पूछ लिया गया, तो ये अलग अलग फेज में हुआ था। पहला फेज में केवल शहरी विद्रोह था, फिर किसान उससे जुड़े, और फिर तीसरा जो है मतलब ये अंग्रेज़ों के हिसाब से आतंकवादी गतिविधियां, लेकिन एक्चुअली ये क्रांतिकारियों की गतिविधियां थी। तो उपयुक्त सभी, पहले मैंने आपको गोल्डन रूल बताया ना कि जेपीएससी में अगर आपको दिख रहा है कि ऑल है या बोथ है तो 95% जो है वो क्वेश्चन सही होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इल्बर्ट बिल आया था लॉर्ड रिपन के समय पे। इसमें ये पावर दिया गया कि जो एक ब्रिटिश जज है वो क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश जज जो एक जो इंडियन जज है वो ब्रिटिश लोग को जो है सज़ा सुना सकते हैं। तो ये तो सही है। दूसरा क्या दिया कि इस बिल का सभी ब्रिटिश अफसरों ने तीव्र विरोध किया। ऐसा नहीं है, सभी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये भी देखा गया कि जो खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो चाहते थे कुछ कंट्रोल हो, तो मतलब सपोर्ट था, कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स का सपोर्ट था। तो ये बी ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। 105 का क्या हो जाएगा? ए। काकोरी कंस्पिरेसी इजी क्वेश्चन है। बहुत ही कम एज के खुदीराम बोस जो है 1908 में जो है बम फेंके थे ब्रिटिश उस ऑफिसर पे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड दैट इज नॉट ए कॉन्टिनेंट, ग्रीनलैंड। नर्मदा कहाँ से निकलती है नदी? अमरकंटक। कई बार क्या होता है ना, पूछ लेंगे कि घाट प्रभा, घाट प्रभा जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो नॉर्थ का तो आप सहायक नदी पढ़ते ही हैं। मेरा आपका कहना ये है कि जो आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब का जो सहायक नदी है उसको आप देखिए। साथ ही साथ कभी सजाने दे सकता है, नाम दे देगा नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इसको सजाइए, ठीक है। या फिर आप देखिएगा जो ज्योग्राफी है एनसीईआरटी की, उसमें जो इंडियन ज्योग्राफी है बॉक्स बना के छोटी नदियों के बारे में दिया गया, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। पानी घटने का क्या कारण है? मैंने आपको बताया कि आपको उपयुक्त सभी दिखे। भूल जल का अत्यधिक दोहन, जल निकाय का प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, सभी हो जाएगा। झीलों का शहर उदयपुर। कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक संख्या में एमपी? सबसे ज़्यादा जंगल तो वहीं पे है ना, एरिया वाइज, ठीक है। और देखिए फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आया है, वो भी आपको दोस्तों देखना ही देखना। हालांकि वहाँ से क्वेश्चन इस बार पूछा नहीं गया इसमें, लेकिन एसीएफ में आएगा। एसीएफ का स्टैंडर्ड इससे और ऊंचा रहेगा। भारत द्वारा अपने प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण को व्याख्यात करने के लिए हाल ही में कौन सी नीति पेश की गई है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नीति आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? जो लोग पहले से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आसान क्वेश्चन है, जो पहले से नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए डिफिकल्ट है। एक्चुअली इसको प्लानिंग कमीशन ने डिवाइड किया था
ताकि किसानों को भी बेनिफिट रहे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी बेनिफिट रहे, और पूरे भारत को 15 जोन में डिवाइड किया गया, जिसमें झारखंड अपना कौन से जोन में आता है, क्लाइमेटिक जोन नंबर 7। विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जिसकी तटरेखा अटलांटिक और हिंद महासागर दोनों पर है? दक्षिण अफ्रीका। आपको पूछ सकते हैं विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, या क्वेश्चन जो हमेशा आता है कि यूएसए कनाडा के जो बॉर्डर पे कौन कौन से जो है नदियां उनको सजाइए, ठीक है, 6 जेपीसी में क्वेश्चन पूछा था ये। आयतन के आधार पर भारत की सबसे बड़ी मीठी झील की नदी कौन सी है? उलर झील। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु जल समझौता में कौन सी 3 नदियां जो है वो भारत को मिली, देख लेने का है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा ज्वार भाटा पूछा गया है, तो पूछा जा सकता है ना कि वोल्केनो कहाँ पे है? ये कनाडा का फंडी की खाड़ी में है। ये हाल में जो है मतलब बे ऑफ फंडी, इसका वुलर लेक, इसका साउथ अफ्रीका। ये आप देख लीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से होके फ्लो करता है, कौन कौन से देश से मतलब गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से जाता है, प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरता है, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब आपको देखना है। भूमध्य रेखा, इक्वेटर वाला जो रहता है, वैसा क्वेश्चन भी पूछता है। या फिर जो इम्पोर्टेंट, जैसे अभी न्यूज़ में चल रहा है आपका ब्लैक सी, ठीक है, इजराइल का पड़ोसी देश, ये सब भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। इजराइल का पड़ोसी देश, ईरान का पड़ोसी देश। कास्ट टॉपोग्राफी, ठीक है, जब पानी जो है ना, अच्छा उसके पहले ये वाला ग्रीन इंडिया मिशन हो जाएगा इसका 117 का। उसके बाद जहाँ चूना पत्थर ज़्यादा पाया जाता है, लाइमस्टोन, अब वहाँ पे जब पानी का रिसाव होता है तो एक अलग टाइप का जो है आपको क्रिएशन मिल जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। स्टारगमाइट बोलते हैं, स्टारगसाइट बोलते हैं, ऐसा कुछ करके उसको बोलते हैं। कास्ट टॉपोग्राफी उस टाइप का जो होता है, चूना पत्थर में जहाँ होता है पानी का, जहाँ रिसाव होता है, तो बोलता है कौन सा नदी है जो अपने ऊपरी क्षेत्र में अद्वितीय कास्ट टॉपोग्राफी के लिए मानी जाती है, तो ये मेकोंग है। हालांकि कास्ट टॉपोग्राफी जो है यांगजे नदी भी बनाती है। देखिए क्वेश्चन बहुत टफ है ये, क्वेश्चन नंबर 18। भारत का कौन सा रीजन है जहाँ पे सिग्निफिकेंट मिनरल रिसोर्सेज हैं सच एज आयरन ओर एंड कोल प्लेइंग ए वाइटल रोल इन कंट्रीज इकोनॉमी? तो ये झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है। लेकिन होता है ना कि अपने राज्य का एग्ज़ाम में तो कुछ तो क्वेश्चन होना चाहिए जहाँ झारखंड को, ऐसे तो हम लोग छत्तीसगढ़ से ऊपर नहीं हो पाते हैं। छत्तीसगढ़ हमारे यहाँ से काफ़ी बढ़िया प्रति व्यक्ति आया और हर इंडिकेटर में हम लोग से बढ़िया है, लेकिन कहीं तो कम से कम क्वेश्चन में ही आगे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब इसको बनाने में बहुत टाइम लग गया और बहुत कन्फ्यूजन भी क्रिएट हुआ। जो मीठी नदी है ना, मीठी रिवर, ये फ्लो करती है मुंबई से, ठीक है, और ये कंटामिनेशन होता है अर्बन रन ऑफ और सीवेज से। डी का 3, शहरी अफवाह और सीवेज से प्रदूषण। और फिर इसके बेसिस पे आप, जो गोदावरी है वहाँ पे कपड़ा और रासायनिक उद्योग के प्रदूषक बहुत ज़्यादा है, तो जो बी ऑप्शन है, ठीक है। टीम के लोगों ने ढूंढा, अपने से तो बनने से रहा ये ऐसा क्वेश्चन है जो अपने से बनने से रहा, इसको ढूंढना पड़ा, होता है ना, मतलब बहुत गजब गजब क्वेश्चन पूछा गया है। जितना भी क्वेश्चन आया उसमें से टफ क्वेश्चन है, इसका ये हो जाएगा। गंगा नदी का 2 हाई लेवल ऑफ केमिकल पॉल्यूटेंट्स एंड ऑक्सीजन वाला, यमुना नदी का इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, उसके बाद गोदावरी का ये हो गया और मीठी रिवर का ये हो गया। टुंड्रा जहाँ बर्फी बर्फ रहता देखते हैं, स्लेज का इस्तेमाल होता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? सवाना बोलते हैं। और टेम्परेट ग्रासलैंड में आपका स्टेपी आएगा। कौन सा फॉरेस्ट है मैंग्रोव का? सुंदरबन का एरिया। अब देखिए इसमें बहुत से कोचिंग वाले जल्दबाजी में होता है ना कि तुरंत आप गूगल किए, जो आपको विकीपीडिया में दिखा दिया, अरे विकीपीडिया एक्यूरेट नहीं है, ये चीज़ को समझिए। इसमें जो है 99% कोचिंग वालों ने क्या आंसर दिया है? अल्पाइन फॉरेस्ट, जो कि इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब क्या होगा? टैगा 1, टैगा फॉरेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी है। 125 126 ऐसे देखने में टफ लग रहा है ना, लेकिन देखिए आप जब ऑप्शन देखिएगा
जैसे यहाँ यमुना कार का यहीं पे दिया, बी का 2 होना चाहिए, बी का 2 बस, यानी क्या आंसर हो सकता है, ए हो सकता है और डी हो सकता है। ये कट गया, ये कट गया। अब ढूंढिए रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्लान का बात कर, यहाँ रिवर फ्रंट का बात, डी का 1, डी का 1 दोनों में दिया है। आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी का बात किया गया, नमामि गंगे, गंगा जी का जिक्र यहाँ पे, गंगा माता का जिक्र, ए का 4, ए का 4, तो आंसर ये हो गया। एलिमिनेशन टेक्निक भी आपको काम करता है। 127 जो है ये ओरंगटून पे है कि वर्ल्ड में दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ओरंगटून की कहाँ पाई जाती है। इसका जवाब इंडोनेशिया है, और जाहिर सी बात है कि जिसका पढ़ा हुआ है वही बना पाएगा, ऐसे जो है तुक्का लगना तो मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 128, अगेन एक टफ क्वेश्चन, किस वर्ष से पार्लियामेंट के दोनों सदनों का लाइव टेलीकास्ट स्टार्ट हुआ? दिसंबर 1994। कौन जो है वो आज़ादी के बाद पहले डिप्टी स्पीकर बने? अनंत स्वामी अयंगर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130, विधान परिषद का गठन का जिक्र कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 169 में। 131 एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति, वो जो मंत्रिपरिषद के द्वारा मैटर भेजा जाता है उसको रिकंसिडरेशन के लिए कैसे भेज सकते हैं? 44th अमेंडमेंट से। हालांकि इसको मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन मानेंगे, ठीक है, इजी तो नहीं कहेंगे। 132, अब क्वेश्चन का लेवल और पॉलिटी वाला बढ़ेगा। वो कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान का जिसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं एडिशनल या एक्टिंग जजेस टू हाई कोर्ट? जो हाई कोर्ट सुप्रीम का क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का, वो थोड़ा टफ है दोस्तों, आर्टिकल 224 हो जाएगा। वो कौन सा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि जो केंद्र सरकार है उसको राज्यों को बाहर खतरों से और आंतरिक अशांति से बचाना है, ठीक है, तो अनुच्छेद 355 है इसका। 134 जो है, अब आइए 134 और 135, मतलब देखिए जनरली क्या होता है कि हम लोग पॉलिटी पढ़ते तो हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी चीज़ देखते हैं, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं देखते, ठीक है। वो भी एकदम लगातार वाला यहाँ पे क्वेश्चन है। पहले में पूछा गया कि एडहॉक जजेस का नियुक्ति का बात किया गया है, तो ये अनुच्छेद 127 है। और दूसरा में सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं वो राष्ट्रपति के अप्रूवल से क्या कर सकते हैं, रिटायर्ड जज को सिटिंग मिला सकते हैं, तो वो आर्टिकल 128 है। तो आगे पीछे करके जो है ये पूछा गया है, टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। 136, आज़ादी के समय 543 राजघराने जो हैं वो भारत सरकार में, मतलब भारत का पार्ट बनने को रेडी हुए, उनके बदले जो है उनको रुपए मिलते थे भारत सरकार से। इसको जो है मैडम इंदिरा गांधी ने ख़त्म कर दिया था 26वें संशोधन अधिनियम से। 137, देखिए ऐसे ये टफ लगेगा, लेकिन अगर आपको पता है ना कि राष्ट्रपति शासन जो है 356, मतलब जब संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है राज्य, और दूसरा जो सेंटर का गाइडलाइंस है, सेंटर कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जब फॉलो नहीं कर रहा है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया, और जो नागरिकता है ये केंद्र सूची में आती है, तो अगर कोई राज्य इसको नहीं इम्प्लीमेंट करेगा तो फिर वो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो कि कॉमन हाई कोर्ट का बात करता है? तो ये आर्टिकल 231 है 138 का। इसमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 155, ये रिमूवल नहीं, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से संबंधित है। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में किसने जो है लॉन्गेस्ट स्पीकर का जो है पद सर्व किया था? आपका जवाब हो जाएगा विट्ठल भाई जी पटेल, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई रहे थे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द असेंट टू बिल? तो देखिए ये काफ़ी चर्चे में इस वजह से भी रहा, आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, आर्टिकल 140 नहीं 140 नहीं 142, क्योंकि जो एन रवि हैं जो गवर्नर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने 13 बिल को रोक के रखा था 2-3 सालों से तमिलनाडु का, और इससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो तमिलनाडु सरकार है वो कहाँ अप्रोच की? सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, 10 बिल को जो है अधिनियम बनाया, प्लस आर्टिकल 200 में 201 में जो है टाइम लिमिट सेट किया। तो ये काफ़ी चर्चा में था। कैग को हटाने का क्या प्रावधान है? सेम प्रावधान है जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाने का है। लोकसभा में या राज्यसभा में पहले रेजोल्यूशन लाया जाएगा, उसको वहाँ के स्पीकर इंटरटेन करेंगे, यहाँ पे चेयरपर्सन
उस हाउस में वो पास हो गया तो दूसरे हाउस में जाएगा, दोनों हाउस से पास हो गया तभी उनको हटाया जा सकता है। ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 102 है। 9वें अनुसूची को ऐड किया गया था पहले संशोधन से। एनडीसी जो है सेटअप किया गया था 1952 में। प्लानिंग आयोग जो भी है प्लान बनाता था उसको अप्रूवल कौन करता था? एनडीसी। इकोनॉमिक प्लानिंग किस चीज़ में आता है? ये आता है समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में। टेक ऑफ स्टेज जो है ये किससे डील करता है? स्टडी ग्रोथ बिगिंस। इसका मतलब ये होता है स्थिर विकास प्रारंभ हो जाता है, 147 का ए। प्लानिंग इन इंडिया डेबिट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम, देखिए जो योजना है ना उसके जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या क्या है? गरीबी दूर करो, भूखमरी दूर करो, है ना, पर्यावरण को बचाओ, असमानता को कम करो। तो ये सब कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। ये कौन सी कमेटी है जिसको एस्टिमेट कमेटी का ट्विन सिस्टर कहते हैं? तो आपका जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी। जो स्थायी समिति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसमें भी खासकर जो फाइनेंस वाला कमेटी है आपका एस्टिमेट कमेटी हो गया, प्राक्कलन समिति, उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया, लोक लेखा समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से जो एस्टिमेट कमेटी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कमेटी जिसमें सारे सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं, तो जवाब क्या हो जाएगा आपका? एस्टिमेट कमेटी। बाकी जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट कमेटी है आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी। कैग का दोस्त समझा जाता है पैक को, पब्लिक अकाउंट कमेटी को। जब कैग अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है पार्लियामेंट में तो फिर वो प्रेसिडेंट जब जमा करते हैं पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट किसको हैंड ओवर करती है? पैक। फिर पैक अपना उसमें एक्सपर्ट रिपोर्ट सबमिट करती है। इसमें से कौन सा सही नहीं है? नॉट करेक्टली मैच। तो जो आर्टिकल 61 है ये इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट से डील करता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। और जो मैंने बात कही, ऐसे बहुत से लोग हैं अभी 11 to 13 जेपीएससी में जिनका 7 to 10 जेपीएससी में पीटी क्लियर नहीं हुआ था। उन्होंने जम के मेहनत करी और इस बार जो है अब वो कोई मतलब टॉप क्लास पोस्ट पे वो आने वाले हैं। इसलिए किसी को भी मन छोटा नहीं करना है। इन केस जो मैंने बताया है कि आपका UR, EWS, BC1, BC2 इसका जो है 97 का राउंड कट ऑफ रहने का पूरा उम्मीद है। और जो आपका ST कैटेगरी है वो 85 और इसी के कहीं आसपास बीच में समझ लीजिए, यहीं के आसपास हायर है, सीट तो एक ही है ना, वही 95 के अराउंड मान के चलिए।